हेलो दोस्तों, बीएसए की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का बहुत प्यारा सा वेलकम। सेक्शन 63 से 73 को हम डील करने वाले हैं और इसमें हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है उसको कहाँ तक एडमिसिबल माना जाता है, उसकी वैलिडिटी किस पे डिपेंड करती है, कब वो मान्य होगा कहीं नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट एविडेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये भी हमारा एक तरह का एविडेंस होता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्शन 63 की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस अधिनियम। ठीक है, सबसे पहले इसी लाइन को समझते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, यानी जो कुछ भी इन स्पाइट ऑफ बीएसए में गिवन है, यानी बीएसए में जो कुछ भी दिया गया है वहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कंटेंट है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कंटेंट है, भले ही वो पेपर के ऊपर प्रिंटेड है, भले ही वो स्टोर्ड है, रिकॉर्ड है या कॉपी है किसी भी मैग्नेटिक मीडिया में या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी में। ये वही डिवाइस होते हैं जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, या फिर किसी भी कंप्यूटर डिवाइस में जो है ये वहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम क्या मानेंगे? डीम टू बी डॉक्यूमेंट मानेंगे। यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होगा कहीं पे भी वो स्टोर्ड होगा तो उसको हम क्या मानेंगे? डीम टू बी डॉक्यूमेंट मानेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, डीम टू बी डॉक्यूमेंट, उसको हम क्या मानेंगे? डॉक्यूमेंट। यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा और वो एडमिसिबल भी कोर्ट में तभी होगा जब वो डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी की सारी कंडीशन को फुलफिल करता है। यानी जैसे डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी की बात करें तो कोई भी डॉक्यूमेंट कब एडमिसिबल होता है? जब वो जेन्युइन होता है, ओरिजिनल फॉर्म में होता है, या किसी जो सर्टिफाइड अथॉरिटी है उसके द्वारा वो जो है हमें जो है दिया होता है, उसके द्वारा भी अगर पेश किया होता है तो वो डॉक्यूमेंट क्या माना जाता है? वैलिड माना जाता है। मतलब जो भी लीगल जो भी लीगल कंडीशंस होती हैं अगर उसको फुलफिल करता है डॉक्यूमेंट वैलिड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर डॉक्यूमेंट की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो भी क्या माना जाएगा? डॉक्यूमेंट माना जाएगा और एडमिसिबल हो जाएगा। कहां पर? कोर्ट के अंदर। वहीं अगर हम इसके सब क्लॉज 2 की बात करें तो सब क्लॉज 2 में ये कहता है कि जो भी कंडीशन सबसेक्शन 1 में रेफर की गई है ना, यानी कंप्यूटर रिसोर्स में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड हो किसी भी मैग्नेटिक मीडिया में या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी में, अब उसका क्या मतलब है? वो कब स्टोर होनी चाहिए कि वो वैलिड मानी जाएंगी? तो सबसे पहली बात ये कहता है कि वो तभी जो है मान्य होंगी वो कंप्यूटर की वो सारी इंफॉर्मेशन अगर वो इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है। यानी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन तभी स्टोर की गई है जब रेगुलरली उनका यूज हो रहा है, यानी रेगुलरली उनको यूज क्रिएट मतलब डेली बेसिस पे उनको क्रिएट किया गया है, डेली बेसिस पे स्टोर किया गया है। डेली बेसिस पे अगर वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, यूज हो रही है, क्रिएट हो रही है उस लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा जिसका कंट्रोल है किसके ऊपर? उस कंप्यूटर रिसोर्स के ऊपर। यानी किसी कंप्यूटर डिवाइस में, किसी सेमीकंडक्टर मेमोरी में, किसी मैग्नेटिक मीडिया में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो तभी वैलिड मानी जाएगी अगर वो उस लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा क्रिएट की गई है जिसके उसके ऊपर कंट्रोल है। दूसरी बात इसमें कही गई है कि वो इंफॉर्मेशन जो बिजनेस आवर्स होते हैं ना उसी में वो स्टोर होनी चाहिए तब वैलिड मानी जाएगी। और तीसरी बात यहाँ पर जो कही गई है कि कंप्यूटर की वो इंफॉर्मेशन, तीसरी बात यहाँ पर दे रखी है कि कोई भी मान लो कोई भी ऐसा मटेरियल पार्ट ऑफ दिस थ्रू आउट द पीरियड है, मान लो जैसे बिजनेस आवर्स होते हैं उस दौरान कोई ऐसा पीरियड आ जाता है कि जब हमारा कंप्यूटर रिसोर्स जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता, ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं होता, तो उसके अंदर जो ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है ना उसकी एक्यूरेसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो जैसे स्टोर थी, अगर बिजनेस आवर्स में स्टोर थी, लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा स्टोर की गई है तो उसको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दी गई है। और जब भी हमें जरूरत होगी, इसके डी पार्ट में दे रखा है, जब भी जरूरत होगी उसी कंप्यूटर डिवाइस से वो इंफॉर्मेशन जो है रिप्रोड्यूस की जा सकती है। अब अगर हम इसके सब क्लॉज 3 की बात करें तो सब क्लॉज 3 हमारा कहता है कि व्हेन ओवर एनी पीरियड द फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग, यानी मान लो कई बार ऐसा होता है जब हम जो ये फंक्शन करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने का, स्टोर करने का या प्रोसेस करने का इंफॉर्मेशन, उस दौरान हमने एक से ज्यादा कंप्यूटर का यूज किया है। ठीक है, जैसे मान लो किसी स्टैंड अलोन मोड में की है उस इंफॉर्मेशन को स्टोर, या फिर किसी कंप्यूटर सिस्टम पे की है, या फिर कुछ पार्ट हमने उसका जो है कंप्यूटर नेटवर्क पे किया है, तो वहां पर जितने भी कंप्यूटर रिसोर्स होंगे ना वहां पर, यानी जितने ऑल कंप्यूटर्स यहाँ पर क्या माने जाएंगे? एक सिंगल कम्युनिकेशन डिवाइस माना जाएगा, वहां पर उसको सिंगल कंप्यूटर माना जाएगा। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमने बहुत सारे डिवाइस का यूज किया है, लेकिन हम उसको क्या मानेंगे? उन सभी डिवाइस को क्या मानेंगे? सिंगल कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस मानेंगे। तीसरा सब क्लॉज हमारा सेक्शन 63 का ये कह रहा है। अब आइए सेक्शन 4 पर। सेक्शन 4 ये कह रहा है कि जब भी उस रिकॉर्ड को एज एन एविडेंस हम प्रूव करेंगे या पेश करेंगे कोर्ट के अंदर, जब भी उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हम एज एन एविडेंस कोर्ट में जो है प्रोड्यूस करेंगे तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्यूरेसी होगा। फोर्थ क्लॉज क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ वहां पर क्या होगा? सर्टिफिकेट ऑफ एक्यूरेसी होगा। अब सर्टिफिकेट ऑफ एक्यूरेसी का क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई किया गया है, वो वैलिड है। दूसरा
जितने भी उस एविडेंस के अंदर पर्टिकुलर है वो सब एप्रोप्रिएट है। तीसरा यहाँ पर कह रहा है कि जो भी वहां पर डीलिंग विद एनी ऑफ द मैटर कंडीशन, यानी सेक्शन 2 के अंदर जो भी कंडीशन दे रखी है कि वो भी बिजनेस आवर्स में स्टोर होना चाहिए, लॉफुल जिसका कंट्रोल है कंप्यूटर सोर्स के ऊपर, तो उसी के द्वारा वो क्या होना चाहिए, क्रिएट, स्टोर्ड या इंफॉर्मेशन जो है वहां पर स्टोर होनी चाहिए, उस सारी कंडीशन को फुलफिल करता होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, बट विद सर्टिफिकेट ऑफ एक्यूरेसी उसके साथ लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अब सबसेक्शन अगर 5 की बात करें तो यहाँ पर सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन जो भी इंफॉर्मेशन शैल बी टेकन टू बी सप्लाइड टू ए कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस, कह रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सप्लाई होगी यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जिस तरीके से भी जब भी यहाँ पर सप्लाई किया जाएगा वो या तो कम्युनिकेशन डिवाइस के द्वारा किया जाएगा या किसी कंप्यूटर रिसोर्स के द्वारा किया जाएगा, या ये भी हो सकता है किसी ह्यूमन को भी उसका मीडिएटर बनाया जाए कि उसके द्वारा भी उस इंफॉर्मेशन को जो है सप्लाई किया जाएगा। लेकिन इसका बी क्लोज ये कह रहा है कि यहाँ पर अगर जो है ऑल कंप्यूटर इनपुट शैल बी टेकन हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस बाय मींस ऑफ एनी एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट होना चाहिए, जिसके द्वारा भी आप जो है उस इंफॉर्मेशन को सप्लाई करो, एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट यानी एप्रोप्रिएट जो है डिवाइस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही एक्यूरेट तरीके से जो है सप्लाई हो, या फिर अगर आप किसी ह्यूमन को भी मीडिएटर बनाते हो तो वो भी क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट वे में होना चाहिए। आप बना भी सकते हो नहीं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन होगी वो कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस के द्वारा सप्लाई की जाएगी, लेकिन सबसेक्शन 3 की सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, या सबसेक्शन 3 की जो भी यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि वो स्टैंड अलोन मोड में भी हो सकती है, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा भी हो सकती है, कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा भी हो सकती है। ये है सेक्शन 63। अब हम सेक्शन 64 की बात करें तो सेक्शन 64 कह रहा है कि रूल एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस के बारे में कह रहा है कि अगर आपको सेकेंडरी एविडेंस जो है प्रोड्यूस करना है तो उसका एक रूल है कि सबसे पहले आपको जो अपोजिट पार्टी है उसको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस किस लिए देना पड़ेगा कि वो प्रोड्यूस करे ओरिजिनल को, सबसे पहले आप अपोजिट पार्टी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का नोटिस देंगे। अगर वो उस जो है एडवर्स पार्टी आपके इस नोटिस को फुलफिल नहीं करती तब आपके पास राइट है, आप सेकेंडरी एविडेंस को जो है उसके कंटेंट को जो है प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रोविजो दे रखा है कि लेकिन कब आप सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते, कब आप सेकेंडरी एविडेंस भी नहीं दे सकते, अगर आपने नोटिस भी नहीं दिया तब भी आप सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते। मतलब अगर आपने नोटिस दिया तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, लेकिन नोटिस नहीं दिया और सेकेंडरी एविडेंस भी नहीं दे सकते। किन कंडीशन में नहीं दे सकते, तो जहां पर डॉक्यूमेंट खुद एक नोटिस है, यहाँ पर प्रोविजो दे रखा है जहां पर डॉक्यूमेंट खुद क्या है, एक नोटिस है, वहां पर आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। किस चीज के लिए, सेकेंडरी एविडेंस के लिए। दूसरी बात, व्हेन एडवर्स पार्टी को पता है कि उसको ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा तो ना तो आपको सेकेंडरी एविडेंस देने की जरूरत है, ना ही दूसरी पार्टी को आपको नोटिस देने की जरूरत है। तीसरी बात, जब ये अपीयर हो जाए, प्रूव हो जाए कि दूसरी पार्टी ने जो है उस डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन किया है फ्रॉड से, उस डॉक्यूमेंट को फ्रॉड से ऑब्टेन किया है, तो भी आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी एविडेंस को एडमिसिबल बनाने के लिए। चौथी बात यहाँ पर कही गई है कि एडवर्स पार्टी या उसका एजेंट मान लो ऑलरेडी क्या है, कोर्ट के अंदर है द ओरिजिनल इन कोर्ट, यानी एडवर्स पार्टी और एजेंट के पास ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी कोर्ट में है, तो भी आपको ना तो नोटिस देने की जरूरत है सेकेंडरी एविडेंस को प्रोड्यूस कर एडमिसिबल कराने के लिए। और अगर एडवर्स पार्टी या उसका एजेंट ने लॉस कर दिया है, डॉक्यूमेंट को खो दिया है, तो भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं विदाउट नोटिस। और द पर्सन ऑफ पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आउट ऑफ रीच है, या मान लो किसी ऐसे पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट है जो आपकी रीच से बाहर है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, विदाउट नोटिस सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। पहला पार्ट में कह रखा है कब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, उसके लिए आपको पार्टी को नोटिस देना पड़ेगा कि वो ओरिजिनल को प्रोड्यूस करे, और प्रोविजो में दे रखा है कब नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो ये सब कंडीशन मैंने आपको सेक्शन 64 में बताई है। अब आज ये सेक्शन 65 कह रहा है कि प्रूफ ऑफ सिग्नेचर हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन एलीज टू हैव साइन और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस। कह रहा है कि मान लो कोई एक डॉक्यूमेंट है, 64 में कह रहा है कोई एक डॉक्यूमेंट है और उस पर एक पर्सन एलीज कर रहा है। एलीज का मतलब क्या होता है, दावा करना, कि वो दावा कर रहा है कि इस पर जो साइन है, जो हैंड राइटिंग है वो मेरी है, तो उस पर्सन को वो प्रूव करना पड़ेगा किसी दूसरी चीज से। ठीक है, तो उस पर्सन को वो प्रूव करना पड़ेगा, जो पार्टी यहाँ पर दावा कर रही है कि ये हैंड राइटिंग या ये सिग्नेचर इस पर्सन की है, तो वो क्या करेगा, उस पर्सन के द्वारा उसको प्रूव करना पड़ेगा। वहीं 66 में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात की गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को भी अगर कोई भी पर्सन दावा करता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेरे हैं, ठीक है, तो वहां पर उसको भी आपको सब्सक्राइबर जो भी होगा उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। लेकिन एक्सेप्ट इन केस ऑफ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, यानी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को छोड़कर बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है आपको प्रूव करने पड़ेंगे। लेकिन सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है, यहां पर होता है कि जो प्रिस्क्राइब सिक्योरिटी प्रोसीजर को
फॉलो करके अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं, इशू किए गए हैं, यानी जो भी प्रिस्क्राइब सिक्योरिटी प्रोसीजर है उसको फॉलो करके अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को क्रिएट किया गया है, वहां उसको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सेक्शन 66 के अंदर। अब 67 में कह रहा है प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। कह रहा है कि मान लो एक कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके लिए जरूरत है कि वो क्या होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। अब वहां पर उस अटेस्टेशन को प्रूव करने के लिए कम से कम एक विटनेस को तो बुलाया जाएगा, कम से कम एक विटनेस को बुलाया जाएगा उस डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन को प्रूव करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर है ना, तो आपको किसी विटनेस की जरूरत नहीं है, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन को प्रूव करने के लिए आपको एक विटनेस चाहिए। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो आपको अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट विल, यानी विल के केस में भले ही विल रजिस्टर्ड हो तो भी आपको विल को प्रूव करने के लिए यहाँ पर विटनेस चाहिए होगा। किसी और डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर है उसके लिए आपको विटनेस की जरूरत नहीं है, लेकिन विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड भी होता है, उसके बावजूद भी उसको प्रूव करने के लिए हमें एक विटनेस की जरूरत होती है। सेक्शन 67 ये कह रहा है। अब आ जाइए सेक्शन 68 पे। 68 कह रहा है प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। मान लो कोई यहाँ पर अटेस्टिंग विटनेस था, अब हमें किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, अटेस्टिंग विटनेस चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा, अटेस्टिंग विटनेस अवेलेबल नहीं है, तो उसके द्वारा लिखा गया कोई भी लेख आप ला सकते हैं उसको प्रूव करने के लिए। कोई उसके सिग्नेचर होंगे किसी डॉक्यूमेंट पे, आप उसको लाकर उसके सिग्नेचर को जो है यहाँ पर प्रूव कर सकते हो। और दूसरा, जो पर्सन वहां पर डॉक्यूमेंट दे रहा है, यानी जो दूसरा पार्टी है जो डॉक्यूमेंट वहां पर पेश कर रहा है, उसके भी साइन कराकर उसके साइन को भी प्रूव किया जाएगा। यानी जो अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल रहा उसके भी साइन को प्रूव किया जाना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट दे रहा है उसके भी साइन को यहाँ पर प्रूव करने के लिए दिया जाएगा। अब आ जाइए सेक्शन 69 में। 69 टॉकिंग अबाउट कि एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर कह रहा है कि मान लो एडमिशन ऑफ ए पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑफ इटसेल्फ एग्जीक्यूशन बाय हिमसेल्फ शैल बी सफिशिएंट। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले एग्जीक्यूशन का मीनिंग समझिए। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करके उसको लीगली वैलिड बना देते हैं, जब हम किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करके उसको वैलिड बना देते हैं, वो होता है एग्जीक्यूशन। ठीक है, एलीज का मतलब होता है दावा करना। अब कहता है कि कोई बंदा वहां पर क्या करता है, अपने किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करके, ठीक है, पहले तो उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर एलीज करता है, दावा करता है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे द्वारा साइन किया गया है। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन ऐसा करता है तो फिर मतलब उसने साइन किया तो फिर वो डॉक्यूमेंट उसके अगेंस्ट भी प्रूव किया जा सकता है। कौन सी बात, कौन सा सेक्शन कह रहा है, 69 ये कह रहा है कोई पर्सन पहले किसी डॉक्यूमेंट को साइन करके उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर एलीज करता है, दावा करता है कि ये साइन मेरा है, तो वो डॉक्यूमेंट उसके अगेंस्ट भी प्रूव किया जा सकता है। ये वाली बात कौन कह रहा है, सेक्शन 69 हमें कह रहा है। अब यहाँ पर सेक्शन 70, 71 बिल्कुल स्मॉल से हैं। 71 हमें बताता है कि जब अटेस्टिंग विटनेस डिनाई करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। अब एग्जीक्यूशन को डिनाई करने का मतलब वो कह दे कि मैंने तो ये डॉक्यूमेंट साइन किया ही नहीं। जब यहाँ पर विटनेस क्या कर दे, सेक्शन 70 के अंदर डिनाई कर दे किसको, एग्जीक्यूशन को। डिनाइज एग्जीक्यूशन मतलब वो ये कहे कि मैंने इस डॉक्यूमेंट को साइन नहीं किया, या वो ये कहे कि मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने इसको साइन किया था या नहीं, तो उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए हमें किसी और एविडेंस की हेल्प लेनी होगी। ठीक है, फिर उस एविडेंस को प्रूव करने के लिए हमें किसी अदर एविडेंस को लाना होगा। सेक्शन 70 ये कह रहा है। और 71 ये कह रहा है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। कह रहा है कि मान लो कोई भी यहाँ पर 71 के अंदर कह रहा है कि एक अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि हमें जो है अटेस्टेड नहीं चाहिए। कोर्ट कह रहा है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं चाहिए, और फिर अगर आप उसको एज एन एविडेंस यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को अनअटेस्टेड ही मानेगी। कोर्ट उसको क्या मानेगी, अनअटेस्टेड ही मानेगी, भले आपका डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है या नहीं, कोर्ट को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो कह रही है मुझे अनअटेस्टेड भी चलेगा तो वो उस डॉक्यूमेंट को अनअटेस्टेड कंसीडर करेगी। अब आइए सेक्शन 72 पे। सेक्शन 72 कहता है कि कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, राइटिंग, सील विद अदर एडमिटेड और प्रूव्ड। इसका मतलब क्या है कि मतलब कोई भी अगर डिस्प्यूटेड सिग्नेचर है या कोई भी राइटिंग है, कोई भी सील है, अगर वो डिस्प्यूटेड है तो उनको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ प्रूव किया जाएगा। मतलब कोई साइन है, किसी बंदे का एक साइन है और लग रहा है कि ये उसका साइन है, यानी यहाँ पर 72 में किसकी बात हो रही है, डिस्प्यूटेड सिग्नेचर की, हैंडराइटिंग की, या कोई भी राइटिंग है, और कोई बंदा कह रहा है कि ये साइन मेरे नहीं है, या कोई बंदा कह रहा है ये साइन मेरे ही है, तो उसको कंपेयर करने के लिए कोई अदर डॉक्यूमेंट लगेगा। जैसे आप पैन कार्ड ला सकते हैं, या फिर आधार कार्ड ला सकते हैं, या पासपोर्ट, जिस पे आपके साइन हो उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे जिसकी वैलिडिटी पे शक नहीं किया जा सकता, एज ए डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर किया जाएगा उस हैंडराइटिंग को, उस सिग्नेचर को, उस सील को। ठीक है, और यहाँ पर ये कह सकते हैं, या फिर दूसरी बात ये भी कह रहा है कि कोर्ट जो है, कोर्ट में ही किसी से कुछ लिखवा कर भी देख सकते, कोर्ट पर्सन से कोर्ट में ही कुछ राइट कराकर देख सकती है, ताकि उसकी राइटिंग को मैच करने के लिए कि उसके जैसी है या
नहीं, ठीक है। और यही सारी कंडीशन फिंगर इंप्रेशन पे भी अप्लाई होंगी, यानी कहीं पे आपको फिंगर इंप्रेशन इंप्रूव करना है कि ये आपका ही है, तो ऐसा आपको दूसरा डॉक्यूमेंट भी लाना पड़ेगा जिसपे फिंगर इंप्रेशन हो, और ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी वैलिडिटी पे शक नहीं किया जा सकता। ये था 72। अब आ जाइए 73 पर। 73 लास्ट सेक्शन आज की क्लास का, प्रूव एज टू द वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है डिजिटल सिग्नेचर को प्रूव करने के दो तरीके हैं। पहला तो कह रहा है जो भी पर्सन है, जो भी कंट्रोलर है, जो भी, यहां पर 73 में बात कर रहा है डिजिटल सिग्नेचर की। डिजिटल सिग्नेचर का क्या मतलब है, यहां पर इसको प्रूव करने के दो तरीके दे रखे हैं। पहला तो कह रहा है जो भी लॉफुल अथॉरिटी है जिसने इशू किए हैं, या तो वो उसको वेरीफाई कर दे कि यहाँ ये इसी बंदे के ही है। दूसरा कह रहा है आप पब्लिक की के द्वारा भी किसी के डिजिटल सिग्नेचर को प्रूव कर सकते हैं। अब पब्लिक की क्या होती है, यहाँ पर पब्लिक की एक टेक्निकल कोड होता है जो यूज किया जाता है किसी भी पर्सन के डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए। समझ में आ गया, पब्लिक की इज अ टेक्निकल कोड विच इज यूज टू वेरीफाई द सिग्नेचर ऑफ डिजिटल सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन। और जब भी डिजिटल सिग्नेचर को इशू किया जाता है उस टाइम पे ही पब्लिक की भी क्या की जाती है, अवेलेबल की जाती है। ये था सेक्शन 63 से 73 तक। आज की बीएससी क्लास में हम इतना ही करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।